कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो थे उनके अंतर्गत हम 3 टॉपिक स्पेशली करेंगे। एक दो तो वित्तीय है, एक IMF हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा विश्व बैंक और तीसरा जो आपका होगा वो होगा विश्व व्यापार संगठन। और ये नहीं कि हवा में वाला पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। विश्व व्यापार संगठन से तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराऊंगा, शायद वो चीज़ें मैंने कराई नहीं है आपको आज तक जो चीज़ मैं आपको इकोनॉमी में कराऊंगा। ठीक है, देखिए जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, यानी एक ऐसा पोर्शन जो अनछुआ है, मतलब हमने जिसको टच नहीं किया है, कहने का मतलब जिस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे जो गोला लगाना है हमने OMR सीट पे वो डगमगा जाता है, हम समझ नहीं आए, स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन। वहां हमने कमांड बनानी। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये तो आप रट ही लोगे, ठीक है। इकोनॉमी पॉलिटी आप कर लोगे, ठीक है। इकोनॉमी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम थोड़ा सा उसको प्लानिंग चेंज करके सिर्फ 2-2.5 महीने जो आपका एग्जाम है उसी को फोकस करेंगे। यानी उसमें मैं डीप क्लासेस नहीं कराऊंगा उस समय। अब डीप का मतलब ये नहीं कि मतलब ये इस तरीके से डीप नहीं चलेंगी, फिर तो कोर्स पूरा ही नहीं होगा। ये हम मेंस में आ जाएंगे, यानी जब आप मुख्य परीक्षा 200 नंबर की GS वहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जो 1-1.5-2 महीने का टाइम हमारे पास होगा, सिर्फ वही चीज, जैसे मुझे लगेगा, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं वही पिक करूंगा। जैसे मैंने आपको भुगतान संतुलन पढ़ाया, भुगतान संतुलन क्या होता है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो चीज पिक करूंगा। तो इस तरीके की चीजें हम लेंगे, वो हमारा कब होगा, नोटिफिकेशन के बाद। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। देखो बच्चों, विश्व बैंक जैसे हमने IMF को कवर किया उसी तरीके से हमारा ये भी टॉपिक है। ये क्या है बच्चों, बेसिकली 2 संस्थाओं का सामूहिक रूप है जो विश्व बैंक के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। यानी ये 2 संस्थाएं हैं जिनको सामूहिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है, यानी ये सिंगल नहीं है। विश्व बैंक किन का नाम है, अपने आप में IBRD और IDA, ठीक है। पहला लिखो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर IBRD, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण के लिए, कहने का मतलब है बच्चों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहला ये लिखना है, दूसरा लिखना है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, जैसे करा रहा हूं वैसे करना, विकास एजेंसी, ये हो गया। और दूसरा ये पहला क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसको क्या लिखोगे, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक, विकास इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये 2 चीजों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। हमेशा ध्यान रखना, इन 2 चीजों के ही संयुक्त रूप को आप लोग क्या कहोगे, विश्व बैंक की संज्ञा दोगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, IBRD और IDA का संयुक्त रूप, ठीक है। इन दोनों का क्या है, संयुक्त रूप, यानी जो ज्वाइंट है, ऐसे लिख लो वर्ल्ड बैंक निम्न 2 संस्थाओं का संयुक्त रूप है, निम्न 2 संस्थाओं का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप किसका है, यहां पे लिख दिया मैंने IBRD और IDA। कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था IBRD और IDA के संयुक्त रूप के रूप में जानी जाती है, तो विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, ठीक। अब देखिए हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। ये जो संस्था है बच्चों IBRD, ये क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो क्या हो गया था, एक प्रकार से समाप्ति की कगार पे था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो विश्व को दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यानी विश्व युद्ध से प्रभावित जो बहुत अर्थव्यवस्थाएं जो नुकसान झेल रही हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक ऋणों को इसने उपलब्ध कराना था, ठीक है। तो लिखो IBRD की जो इसकी स्थापना अगर पूछता है तो इसकी स्थापना लिखो 1944 में, यानी 1944 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मुख्यालय इतना तो खुद करना पड़ेगा, वो ऑप्शन दे देता हूँ, वॉशिंगटन DC, पेरिस, जेनेवा और न्यूयॉर्क, ठीक है। 4 विकल्प में से क्या करते हो देख लेता हूं। देखो IBRD अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1944 में। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, उद्देश्य लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूरा लिखना हिंदी में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित
अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, लिखो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं, जो कंट्रीज हैं, अर्थव्यवस्थाओं को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक ऋण, यानी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु दीर्घकालिक ऋण, लिखो के पुनर्निर्माण हेतु दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म में जो देगा। ठीक है, ऋण मतलब जो उसको उधार देगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों, ये क्या करता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित इकोनॉमीज थी उनको ऋण देना था, उनको दोबारा खड़ा करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए उनको क्या करना था बच्चों, इकोनॉमीज को क्या करना था अपने आप में, इसके द्वारा IBRD द्वारा ऋण दिया जाना था, जिसकी स्थापना 1944 में। अब दीर्घकालिक ऋण का मतलब क्या हुआ, दीर्घकालिक ऋण का मतलब एक लॉन्ग टाइम पे देगा, जैसे 20 साल के लिए दे दिया, 25 साल का ऋण दे दिया, 50 साल के लिए दी, इसको बोलते हैं दीर्घकालिक। इसके अपने अपने एक डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, वो सिर्फ दीर्घकालिक ऋण का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए अगर आप किसी को दोगे क्या, ऋण। अब ये क्या करता था बच्चों, वर्तमान समय में इसके द्वारा जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं, उनमें गरीबी निवारण के लिए, विकासात्मक परियोजनाओं के लिए क्या करता है, दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा विश्व बैंक का कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग वर्तमान में मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो IBRD। ठीक है, तो लिखो वर्तमान में, पूरा लिखना है। ठीक है, वर्तमान में मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को, मध्य मतलब मिडिल इनकम इकोनॉमी, मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं को, मध्य आय अर्थव्यवस्था। अब आपको कि सर और तो ठीक है, ये हम मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे समझें, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ बच्चों मिडिल इनकम इकोनॉमी, जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र के नागरिकों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय $1086 से लेकर $13,205 के मध्य तक है, उनको बोलते हैं मध्यम आय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो, इसी के ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना पर कैपिटा इनकम, क्या लिखोगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इनकी क्या होगी, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, $1086 से $13,205, 2022 का डेटा है। ठीक है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1086 से लेकर $13,205 के मध्य तक है, उनको क्या कहते हैं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, उन देशों को क्या कहते हैं, मध्यम आय। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, कैटेगराइज करता है, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, ऐसे कैटेगराइज करता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, जो मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी पर कैपिटा इनकम जिसकी 1086 से 13,205 तक है, इन राष्ट्रों को गरीबी निवारण हेतु, अर्थव्यवस्थाओं को यहां लिख देना, को गरीबी निवारण, पॉवर्टी मिटिगेशन, ठीक है, गरीबी निवारण हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराएगा। हाँ, ये दीर्घकालिक छोटा, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ये क्या करता है बच्चों, जो मध्यम आय अर्थव्यवस्थाएं हैं, पर कैपिटा इनकम जिसकी 1086 से 13,205 तक है, गरीबी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी निवारण हेतु कौन सी संस्था विश्व बैंक की ऋण उपलब्ध कराती है, तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, दूसरा है IDA। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 1960 में। ठीक है, बेसिकली इसकी स्थापना 1960 में की थी, और इसका उद्देश्य क्या था, जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं, यानी निम्न आय वाले देश, अब यहां मध्यम आय वाले थे नहीं, ये की स्थापना लिखो, इसकी सेकंड वाले की। ठीक है, स्थापना 1960, और उद्देश्य क्या था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं, निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं। अब आप कहोगे सर ये निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं का मतलब क्या होता है, यानी इसके ब्रैकेट में लिखो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जिस कंट्री की प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम है वर्तमान समय में, ठीक है, उनमें गरीबी निवारण के लिए क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या लिखोगे, $1135 से कम,
से कम है। ठीक है, अब देखना एक चीज ध्यान रखना, अब ये थोड़ा सा डेटा बच्चों ना आप लेटेस्ट अपडेट कर लेना, क्योंकि ये खुद करना पड़ता है, ये चेंज होते रहते हैं। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को देख लेना, विश्व बैंक के अनुसार निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की इनकम कितनी होनी चाहिए पर कैपिटा, मध्यम अर्थव्यवस्थाओं। अब आप कहोगे सर ये तो ये हो रहा है, अब ये ऊपर नीचे होता है, ये 2022 का डेटा था जो मैंने पकड़ा था। ठीक है, तो देखो निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं, उद्देश्य क्या लिखा आपने, निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी निवारण के लिए कार्य करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी निवारण हेतु कार्य में गरीबी निवारण, पॉवर्टी मिटिगेशन हेतु कार्य। ठीक है, ये अब आएगा निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी विश्व बैंक की संस्था जो है कार्य करती है, आप क्या बताओगे, आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को अति दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। अति, ये दीर्घकालिक नहीं, अति दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जिनकी अवधि 40 वर्ष तक जा सकती है, यानी 40 साल तक के लिए ऋण दे सकता है। और इसके अलावा क्या करता है बच्चों, ये ऋण जो होता है, जो उधार लोन दे रखा है, इस पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता, ब्याज मुक्त ऋण होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ये क्या करता है, दूसरा लिखो, अति दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, अति दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, अति दीर्घकालिक ऋण मतलब अति से भी अति, ब्रैकेट में लिखो 40 वर्ष तक भी, 40 वर्ष तक भी। ठीक है, नहीं 40 वर्ष तक के लिए भी ऋण दे देगा। ठीक है, और ये जो ऋण होता है ब्याज मुक्त ऋण होता है बच्चों, लिखो ब्याज मुक्त ऋण, इस पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण होता है, इसीलिए पूरा जैसे आपने लिखा ब्याज मुक्त ऋण, इसीलिए आईडीबी को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन एजेंसी कहा जाता है, SLA, सॉफ्ट लोन एजेंसी। यानी कौन सी संस्था विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो एजेंसी, नहीं सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है, सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है, सॉफ्ट लोन विंडो कहलाती है। ध्यान रखना, ये अपने आप में क्या कहेगा बच्चों, तो जो मतलब उदारीकृत, सॉफ्ट हुआ ना, उदारीकृत जो ऋण है यानी लोन है उससे संबंधित विंडो। ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहलाती है, क्योंकि सदस्य राष्ट्रों को ऋण मुक्त ब्याज उपलब्ध कराती है, मतलब ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कराती है। और किन अर्थव्यवस्थाओं को कराएगी, जो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और निम्न आय वाले की कैटेगराइज। आप इसको रटने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं आता है। ठीक है, इतने डॉलर इतने, ये तो चेंज होते रहता है, सिंपल सी बात है। वर्ल्ड बैंक में कौन सी दो किनसे मिलकर बना है, और आईबीआरडी का क्या काम है मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पे, और आईडी क्या करता है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए कार्य करता है। ठीक है, इन संस्थाओं के अलावा बच्चों 3 अन्य सहायक संस्थाएं हैं, जिनको जोड़ा जाए तो कंप्लीट विश्व बैंक का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना, विश्व बैंक में 5 संस्थाएं हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो लिखो नीचे नोट करके लिखो, इन 2 संस्थाओं के अलावा, पूरा लिखना है। ठीक है, इन 2 संस्थाओं के अलावा अन्य 3 संस्थाओं को जोड़ दिया जाए तो विश्व बैंक की संरचना, संपूर्ण संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इन 2 संस्थाओं के अलावा निम्न 3 संस्थाओं को जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट विश्व बैंक प्राप्त होगा। तो कौन कौन से होंगे कंप्लीट, तो थर्ड कौन सा होगा, देखो आपने क्या लिखा है, इन 2 संस्थाओं के अलावा निम्न 3 संस्थाओं को जोड़ दिया जाए तो विश्व बैंक की इन 5 संस्थाओं से, टोटल 5 हैं, 5 संस्थाओं से मिलाकर विश्व बैंक क्या होगा, बनेगा। ऐसे लिख देना, इन 2 संस्थाओं के अलावा निम्नलिखित 3 संस्थाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो विश्व बैंक का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो थर्ड जो होता है बच्चों होता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। ठीक है, थर्ड लिखो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम, हिंदी में लिख दो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना बच्चों 1956 में की गई थी, और इसका जो कार्य है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील राष्ट्र है, उनके वहां जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर है, उन कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो लिखो स्थापना 1956। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, विकासशील राष्ट्रों में, ठीक है ध्यान रखना, विकासशील, विकासशील का मतलब डेवलपिंग है, डेवलप नहीं, विकासशील राष्ट्रों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण उपलब्ध, विकासशील राष्ट्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को, निजी क्षेत्र को यानी निजी क्षेत्र की कंपनियों को
को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, को वित्तीय सहायता। आपको तो इतना ही याद रखना ना, विश्व बैंक का कौन सा घटक या कौन सा भाग विकासशील राष्ट्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराता, तो आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करता है बच्चों, उन राष्ट्रों को जहां जो विकासशील राष्ट्र हैं वहां के जो मतलब प्राइवेट सेक्टर है उन क्षेत्रों को इक्विटी उपलब्ध कराना, इसके अलावा ऋण पूंजी देना, या इसके अलावा जो विदेशी मतलब अपने आप में पूंजी है उन पूंजी बाजारों में, यानी फॉरेन जो कैपिटल मार्केट है उन बाजारों में पूंजी जुटाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो इतना हमने नहीं देखना है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना। आप सिंपल सा मतलब इसके ब्रैकेट में लिखो, इस संदर्भ में इक्विटी और ऋण, मतलब पूंजी, ऋण पूंजी, ठीक है, मतलब उधार वगैरह, ऋण पूंजी कॉमा विदेशी पूंजी बाजार से ऋण जुटाने में मदद, विदेशी पूंजी बाजार यानी फॉरेन जो कैपिटल मार्केट होता है से ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये इस टाइप के काम करता है। बस नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना नहीं है ब्रैकेट में वाला, आपको ये याद रखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है किसी विकासशील राष्ट्र में उनको विश्व बैंक की कौन सी संस्था फाइनेंस करने के लिए हेल्प करती है, तो आईएफसी हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है बच्चों MIGA यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, अगला फोर्थ लिखो आप लोग, मल्टीलेटरल, पूरा लिखना उसको। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों उसको आप नेट वगैरह से सर्च कर लेना, इसको आपको मिल जाएगा। फोर्थ लिखो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करता है बच्चों, जैसे इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेजबान राष्ट्र है, जो होस्ट कंट्रीज हैं, उनमें क्या करता है, विदेशी निवेश को पॉलिटिकल रिस्क से सुरक्षित करता है। बताता हूं, अभी देख लो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। अब इसका उद्देश्य क्या है, मेजबान राष्ट्रों में, होस्ट कंट्रीज में, मेजबान ब्रैकेट में लिखो होस्ट कंट्री। ठीक है, मेजबान राष्ट्रों में क्या करता है बच्चों, ये इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को पॉलिटिकल रिस्क से सुरक्षित करता है। ठीक है, देखो मेजबान राष्ट्रों में विदेशी निवेश को, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, कभी पता लगा ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया, विदेशी निवेश को पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, राजनीतिक संकट, इसको आप लोग लिख सकते हो, राजनीतिक संकट लिख दो, राजनीतिक ब्रैकेट में संकट से सुरक्षित करता है। यानी पॉलिटिकल रिस्क जो है, राजनीतिक संकट जो है, यानी राजनीतिक जोखिम से सुरक्षित करता है, से सुरक्षित करता है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा विश्व बैंक की कौन सी संस्था किसी होस्ट कंट्री में विदेशी निवेश को पॉलिटिकल रिस्क, राजनीतिक जो संकट, तो क्या लिखोगे, राजनीतिक जोखिम से सुरक्षित करता है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, MIGA। अब इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, बाई चांस कोई कंट्री A है, ठीक है, उसने कहां पे करना है, इन्वेस्ट करना है, किसी देश में पैसा लगाना है, वहां की कंपनी ने या किसी ने भी, B में उसने इन्वेस्टमेंट करना है, किसने, A में, यानी निवेश करना है। अब पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, अब इसने कुछ कंडीशंस लगाई थी, यहां किसी पार्टी की सरकार है, इसको समझना, ठीक है, B में, तो उसने अपने कंडीशंस बनाई थी, विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने छूट दी, उसने कहा टैक्स में छूट देंगे, उसने कहा लाइसेंस प्रणाली में छूट देंगे, उसने कहा श्रम कानून में, लेबर जो लॉ होते हैं, क्योंकि कई रूल होते हैं इनके लिए, ठीक है, इनको जितना उदार बनाओगे, जितना लिबरल बनाओगे, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इनके लिए बहुत हार्ड रूल बना दिया आपने, तो ये आएंगे ही नहीं। पहले किसी पार्टी की सरकार इस देश में थी, उसने बहुत इजी बनाया इनके लिए, इजी गोइंग चीजें बनाई, हर प्रोसेस इजी बनाई, खुशी खुशी आए। बाई चांस ये सरकार गिर गई, कोई दूसरी पार्टी आ गई, और दूसरी पार्टी ऐसी थी जिसने कहा ना हम देसी करेंगे, विदेशियों को नहीं करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल रिस्क की वजह से इन लोगों ने क्या किया, इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ये कर रही थी, इसके टर्म्स कंडीशन चेंज कर दी, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, चीजें ही बदल गई, तो ये पॉलिटिकल रिस्क हुआ। यानी आप इंटेंशन आपके जो होंगे, इरादे होंगे, राजनीतिक रूप से अगर किसी को आप जोखिम पहुंचाने की कोशिश करोगे, चाहे आपके देश में सरकार गिरे या किसी और वजह से अगर आपने रूल चेंज कर दिए, तो उसके संबंध में अगर जो रिस्क, जो वो है सहायता, यानी जो सुरक्षित करता है, वो वर्ल्ड बैंक की यही वाली संस्था है। ठीक है, ये सिर्फ राजनीतिक जोखिम के खिलाफ बच्चों, राजनीतिक जोखिम के साथ आपका क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। अगर आपको वैसे नुकसान हो रहा,
जो कॉमर्शियल हो रहा है उस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो लिखो वाणिज्यिक जोखिम के प्रति कोई सुरक्षा नहीं देता है, ठीक है। नोट करके लिखो, नोट, वाणिज्यिक कॉमर्शियल रिस्क के प्रति, वाणिज्यिक कॉमर्शियल रिस्क शॉर्ट लिख दिया, ठीक है। आप हिंदी में लिखना वाणिज्यिक जोखिम के प्रति सुरक्षा नहीं, के प्रति सुरक्षा नहीं। ये तो आपका खुद ही नुकसान हो रहा है ना, तो कॉमर्शियल है, उसको छोड़ दो, सुरक्षा नहीं। पॉलिटिकली अगर किसी ने रिस्क पहुंचा दिया, कुछ ऐसा चेंज कर दिया, तो ये क्या करेगा बच्चों, अपने आप में उसकी सहायता करने का, ठीक है। अब पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या हुआ, जैसे समझो राजनीतिक जोखिम आप किस चीज को लेकर, जैसे किसी देश ने कहा राष्ट्रीयकरण, हम अपने देश को बढ़ावा देंगे, विदेशी निवेश को नहीं आने देंगे, उसने चेंज कर दिया, भागो यहां से, ठीक है। एक ये हुआ। दूसरा उसने कहा कहीं किसी देश में आतंकवादी हमला हो गया, तो पॉलिटिकल रिस्क हो गया ना, आतंकवादी हमला हो गया तो निवेशक तो भाग जाएगा, डर के मारे मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, तो आतंकवादी हमला हो गया। इसके अलावा ग्रह युद्ध हो गया, ये सब, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क में आप लोग लिख लो किस किस को लिख सकते हो, राष्ट्रीयकरण, किसी देश ने कहा नहीं हम अपने देश की चीजों को बढ़ावा देंगे, विदेशी निवेश नहीं। दूसरा आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला होगा तो फिर कहाँ इकोनॉमी संभलेगी, विदेशी निवेश का पैसा डूब जाएगा, सब लोग अपना पैसा वापस कर लेंगे। तीसरा जो होता है ग्रह युद्ध, ठीक है, सिविल वॉर जो होता है, ये सब चीजें बच्चों क्या हुआ, अपने आप में आदि कर दो, ये सब क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। इनके खिलाफ ही क्या करता है बच्चों, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा फिफ्थ और लास्ट आता है बच्चों, वो आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो विवाद होते हैं उसके निपटान के लिए विश्व बैंक की संस्था काम करती है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम से ही लग रहा है आपको ये क्या काम करेगा। तो फिफ्थ एंड लास्ट लिखो बच्चों अपने आप में, इंटरनेशनल सेंटर, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर, पूरा लिखना, फॉर द सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी जो निवेश से संबंधित विवाद है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लिख लेना है, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चों, 1966 में इसको बनाया गया था। ये सदस्य राष्ट्रों में क्या करता है, जो विदेशी निवेश से जुड़े हुए अनुबंध हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आपके विदेशी निवेश के साथ कि आप ऐसा करोगे ये करोगे, उनके विभिन्न शर्तों से जुड़े वाद विवाद के लिए क्या करता है बच्चों, बीज बचाव का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो लिखो सदस्य राष्ट्रों की 1966 में स्थापना, ठीक है। क्या करेगा, सदस्य राष्ट्रों के मध्य, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विदेशी निवेश के अनुबंध, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ये करेंगे, फिर लास्ट में उनके बीच हो गया क्या, अनुबंध, विदेशी निवेश के अनुबंध के संबंध में उत्पन्न, के संबंध में उत्पन्न वाद विवाद, ठीक है, उत्पन्न वाद विवाद, कोई भी उनके डिस्प्यूट होता है या मतलब वाद विवाद के संबंध में उत्पन्न विवादों का क्या है बच्चों, बीज बचाव का प्लेटफॉर्म, यानी क्या करता है, आर्बिट्रेशन करता है, बीज बचाव का प्लेटफॉर्म, विवादों के बीज बचाव का प्लेटफॉर्म, बीज बचाव आर्बिट्रेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है, काम क्या है, मंच है, ऐसे लिख दो। ये बेसिकली ये काम करता है कि आपने फॉरेन इन्वेस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी देश के, बाद में आपके बीच डिस्प्यूट हो गए और उसके संबंध में जो संस्था आगे आएगी वो इंटरनेशनल क्या आएगा, सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इसका कार्य करता है, ठीक है। अब बच्चों भारत इसका सदस्य नहीं है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है। अब वर्तमान में है नहीं है, चेक कर लेना क्या भारत ICID का मेंबर है या नहीं है। फिलहाल तो नहीं था, जब जितना मेरे को ध्यान है, तो इसको एक बार चेक कर लेना कि भारत मतलब ICSID का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखना बच्चों, कई प्रकार के मतलब भारतीय संदर्भ में कई लोग ये कहते हैं कि जो भारत है उसको विश्व बैंक की कार्यप्रणाली के मद्देनजर भारत को क्या करना चाहिए बच्चों, विश्व बैंक पर निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। अब जो इसकी कार्यप्रणाली है विश्व बैंक की, जैसे काम करता है, कई लोग ये तर्क देते हैं कि भारत को विश्व बैंक के पे निर्भरता कम कर देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे तर्क क्या है, नोट करके लिखो, ये तो खाली आपका समझना है, ठीक है। भारत को विश्व बैंक से निर्भरता कम, निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे तर्क क्या क्या देते हैं, तर्क क्या क्या देते हैं। पहला लोग ये कहते हैं भाई जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है, बिजली, पानी, पेयजल, यानी बिजली हो गया,
पेयजल है, स्वच्छता आदि उपयोगी जो सेवाएं हैं उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रेशर बनाते हैं कि आप इसको प्राइवेट करो, प्राइवेट सेक्टर को दो। अब भारत जैसे राष्ट्र में जहां इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, क्या उनको आप मूलभूत सुविधाएं, लाइट हो गया, पानी हो गया, सैनिटरी स्वच्छता वगैरह हो गया, इसको आप प्राइवेट कर दोगे? वो कहां से बताओ? जिसके पास 2 टाइम का खाने के लिए नहीं है उसको भी आप प्राइवेटाइज कर दोगे पानी वगैरह। तो कई लोग ये कहते हैं कि भारत इस चीज से बचता है। ठीक है, तो लिखो विश्व बैंक बिजली, पेयजल व स्वच्छता के निजीकरण का दबाव बनाते हैं, ठीक है। अब दबाव बनाएगा तो लिखाऊंगा नहीं मैं पूरा पॉइंट, ठीक है। दबाव बनाएगा तो खुद ही समझ जाओ क्या होगा। भारत जैसे, नीचे खुद ही लिख लेना, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहां इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, वहां उपयोगी सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्रों में देना जल्दबाजी होगी। ऐसा कुछ भी लिख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। दबाव बनाता है तो भारत को कहते हैं कि इससे हट जाना चाहिए। दूसरा क्या करता है बच्चों, ये जो विश्व बैंक है, इससे आने वाली जो वित्तीय सहायताएं हैं उसका बहुत बड़ा भाग क्या होता है, रुपये में खर्च होता है। और जब रुपये में ही खर्च हो रहा है तो इस प्रकार के रुपये के खर्च के लिए विश्व बैंक पर निर्भरता क्यों करनी है बताओ? अगर आप रुपये में ही खर्च करवा रहे हो इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि भारत में अब आएगी सहायता कहां से, बाहर से आएगी, आपके रुपये में ही खर्च होना है, तो रुपये में ही खर्च होना है तो विश्व बैंक पे निर्भरता क्यों करनी है? ठीक है, तो वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, इसमें ये मतलब विवाद उठता है कि जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस, इसका जो कॉर्पोरेशन अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, उसके माध्यम से क्या करता है बच्चों, ये विकासशील राष्ट्र के जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उनमें कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ छेड़छाड़ करता है और विदेशी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, लिखो IFC के माध्यम से निजी क्षेत्र ऑब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ छेड़छाड़ कैसे छेड़छाड़ करेगा? अभी मैंने बताया था ना कि इसका जो मेन वो है IFC, इसका काम क्या है, तो मैंने आपको बताया था। तो छेड़छाड़ करेगा तो प्राइवेट सेक्टर के साथ वो कर रहा है तो विदेशी निवेश को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इतना ज्यादा हम विदेशी निवेश पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या करता है बच्चों, ये ना खुद ही लिख दो, ये परामर्शदाताओं की नियुक्ति करता है विश्व बैंक अपने वहां, मतलब मेरे एडवाइजर होंगे तो उनकी सैलरी, उनके वेतन, ये वो के विकासशील राष्ट्रों से पैसा लेने लग जाता है। तो लोग कहते हैं कि भारत पे इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर रहा है और पैसा हमसे ले रहा है। तो ठीक है, तो लिखो विश्व बैंक अपने परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए उनके वेतन के नाम पर विकासशील राष्ट्रों से पैसा लेता है। ठीक है, यानी उनके वेतन से विकासशील राष्ट्रों के संसाधनों के शोषण करता है। या सीधे लिखो विश्व बैंक अपने परामर्शदाताओं के वेतन हेतु विकासशील राष्ट्रों का शोषण करता है, इतना लिख दो। ठीक है, विश्व बैंक अपने परामर्शदाताओं के वेतन हेतु विकासशील राष्ट्रों का शोषण करता है, ये भी होता है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके जो चक्कर में है कई लोग, मतलब भारत जो है ये भी तर्क देते हैं कि भारत ने अपना जो है क्षेत्रीय स्तर पे या वर्ल्ड लेवल पर ना होके लोकल लेवल पे कई ऐसे ग्रुप हैं इसी तरीके से, जैसे ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हो, इन पे भारत को ज्यादा बिलीव करना चाहिए इनके कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट, लास्ट पॉइंट देखो, विश्व बैंक के द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट्स। एक क्या करता है बच्चों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की सरलता नामक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक। तो पहला लिखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड लिखो, क्वेश्चन पूछेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हिंदी में लिख लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक। दूसरा लिखो बच्चों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा की जाती जारी, विश्व बैंक के द्वारा। और अंतिम लिखो बच्चों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व विकास रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है बच्चों, अपने आप में ये विश्व बैंक के ही द्वारा जारी की जाती है। ये आपका था। अब देखना है इसके संबंध में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे IMF में थे, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति क्षेत्र के आधार पर होती है, वोटिंग और मताधिकार और कोटे का इसमें इश्यू आता है, वो सब सेम का सेम है। तो इसमें एक पॉइंट नोट करके नीचे लिखना
इसके अन्य मुद्दे, अन्य जो विवादित मुद्दे हैं या जो अन्य मुद्दे हैं वो आईएमएफ के समान है। जैसे इसके अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद रहता है, इसमें मताधिकार और कोटे को लेकर विवाद रहता है, वो आईएमएफ के ही समान है। ठीक है, ये था आपका आज का एक सेशन जिसमें मैंने विश्व बैंक का आपको कवर किया था। होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी, इसको एक बार रिविजन कर लेना, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।